सबसे पहले जो तुम्हारा संस्कृत और हिंदी दोनों में वर्ण होते हैं, ये वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हो। तो अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 26। और हमारे संस्कृत में कितने हैं? 48। सोच लो कितना ज़्यादा है। इसलिए संस्कृत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लैंग्वेज में। इंग्लिश में क्या होता है तुम्हारा? एक ही वर्ड से काम चलाया जाता है, कई वर्ड का। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कि देखो ये क्या लिखते हो? रिस्पेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे लिख दिया तो सर कहते हो, रिस्पेक्टेड सर। लेकिन रियल में SIR तो सिर हुआ कि नहीं? इंग्लिश में SIR से सिर हुआ। साइलेंट तो यहाँ पर है नहीं। साइलेंट तो आवर में कर देते हो, ऑनेस्ट रहता है, ऑनेस्ट कहते हो। हावर लिखते हो, आवर कहते हो। पुट और बट का उदाहरण तो पता ही है, दोनों एक जैसा लिखते हैं। तो एक को पुट तो दूसरे को पुट कहना चाहिए, लेकिन बट बोलते हो, कोई उसका लिमिटेशन नहीं। संस्कृत जो कि सभी भाषाओं की जननी है, सबकी माँ है, सारी भाषाएं इसी से निकली है। तो एक एक चीज उसमें क्लियर करता है। कैसे? अब देखो वर्ण पहले क्या है? सबसे पहले ये जानना है कि वर्ण है क्या। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। वर्ण को लोग अक्षर भी कहते हैं ना कि अपना अक्षर सुधारो। तो अक्षर में क्या लिखते हो? ये वर्ण ही तो सारे लिखते हो। क ख ग घ छ छ ज झ जो भी हो उसको जोड़ करके अपना वर्ण बनाते हो। वर्ड बनता है, शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से फिर भाषा तैयार हो जाती है। तो शुरुआत क्या है? वर्ण। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? एटम। सोचो तो एटम सबसे छोटा क्या है? एटम। ऐसे ही संस्कृत में तुम्हारा व्याकरण में वर्ण है, वर्ण विचार। इसमें वर्ण के बारे में पूरी जानकारी है, कैसे वर्ण बना। तो वर्ण मूल ध्वनि उसको कहते हैं जिसका खंड ना हो। जैसे मैं अगर यहाँ पर क लिखता हूँ ऐसे, इसको खंड होगा कि नहीं? ये क हो जाएगा, ये खंड हो गया। तो ये तो वर्ण नहीं है। वर्ण तो वो है जिसका खंड न हो। अब अ का खंड करोगे क्या? नहीं होगा। क का कर दिए क का। लेकिन अगर मैं लिख दूं ऐसा वर्ण, अब इसको कोई खंड करे कि मैं इसको भी अब तोड़ दूंगा, ये टूटेगा? नहीं होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं वर्ड। क वर्ड। यहाँ पर क्या लिखा हूं? क वर्ड लिखा। तो सबसे पहले वर्ड है। वर्ण के दो भेद, एक है स्वर, दूसरा क्या है? व्यंजन। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हो? स्वर को वोवेल्स। ये हो वोवेल्स। और यहाँ क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। जब वोवेल्स की बात करते हैं तो इस वोवेल्स में कितने होते हैं तुम्हारे? इंग्लिश में 5, हमारे संस्कृत में कितने हैं? 13। सीधे डबल से भी ज्यादा। तो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ व्यंजनानी की बात करते हैं, उसमें से 5 निकाल दो, 21 हुआ तुम्हारा इंग्लिश में। यहाँ पर कितने हैं? 33। ये भी स्ट्रॉन्ग है व्यंजन भी। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले वर्ण को 2 पार्ट में किए, स्वर और व्यंजन। अब स्वर को भी अलग अलग कर दिए। एक ह्रस्व स्वर है, दूसरा दीर्घ स्वर है। ह्रस्व मतलब छोटा। छोटा का मतलब क्या है? जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, कम समय में उच्चारित हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा। जैसे अ, देखो अ तुरंत का दो, इसको क्या कहते हो? ह्रस्व ई बोलते हो ना, ह्रस्व ई। ह्रस्व उ, री और ली, ये 5 जो है ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर में जो बड़ा होता है, जैसे आ। इंग्लिश में तुम स्वर में क्या रखते हो? वोवेल में ए। ऐसा तो नहीं है ना कि डबल आ एक हो गया, ऐसा है नहीं। हमारे हिंदी में है ओ तो ओ, और आ तो ये भी हो गया। इसलिए हिंदी का ज्यादा है।
तो दीर्घ स्वर में क्या हो गया? आ, ज्यादा टाइम लेगा। ह्रस्व स्वर में छोटा 1 मिनट का समय। तो आ कैसे बना? अ जोड़ ओ, तब बन गया आ। इसमें 1 मात्रा का समय, इसमें 1 मात्रा का समय, कितने समय हो गए? 2 मात्रा का समय। यानी आ जब कहेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अ कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अ, आ, पूरा मुंह खोलना पड़ रहा है, टाइम देना पड़ रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं बड़ी ई। छोटी ई नहीं कहते, बड़ी ई, यानी टाइम ज्यादा दो बोलने में। ई, और इसको बोलो तो ई। यहाँ पर देखो ऊ, और यहाँ पर ऊ। ये होता है दोनों में फर्क। ये छोटा और बड़ा में यही, इसलिए इसको ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स। यहाँ क्लियर हो गया? ये 5 है और ये कितने हैं? 8। 8 और 5 कितने हो गए? 13, यानी 13 तुम्हारे स्वर हैं। अब चलते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजनानी क्या है? व्यंजन का खाना भी होता है, सब्जी भी होता है। पर यहाँ पर संस्कृत में, यहाँ पर व्यंजन जो है ये कॉन्सोनेंट। इसमें क्या होता है? 3 तरह के ये भी होते हैं। एक का नाम है स्पर्श, दूसरे का नाम है अंतस्थ और तीसरे का नाम है उष्ण। अब कैसे होता है देखो, अब ध्यान देना। यहाँ पर उष्ण नहीं है, उष्ण है। इसको हम क्या कहते हैं? उष्ण। स्पर्श में क्या होता है? ये सबकी आवाज निकलती है कहीं ना कहीं से। जितने भी हम वर्ण बोलते हैं, जैसे क जब बोलेंगे तो कंठ से सारी आवाजें निकलती है। इन सबका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। जैसे क बोलेंगे ना, बोल करके देखना, क डायरेक्ट कंठ से आवाज बाहर आती है। ख, ग, ठ, ग, ये सब कंठ से डायरेक्ट बाहर आ जाता है। कहीं टच नहीं, जीभ कहीं टच नहीं करता, ना प्लेट से ऊपर करता है, ना दांत से करता है, ना कहीं से, सीधे डायरेक्ट बाहर आता है। क, ख, कहीं टच कर रहा है जीभ? तो इसलिए कवर्ग बोलते हैं और कंठ से इसकी आवाज आती है। जिसके कंठ में कुछ फंसे रहेंगे ना, उनकी आवाज गड़बड़ आएगी। कंठ खुला है जिसका, उसकी आवाज टंडन आती है। अब देखो च वर्ग। च वर्ग में क्या आता है? च वर्ग का मतलब कि च, छ, ज, छ पर, और इसका उच्चारण स्थान है तालु। च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इचु यसानम तालु। च देखो, च, छ जाएगा हमेशा जीभ ऊपर, तालु में मार देगा और वहां से आवाज बाहर आएगी। इचु यसानम तालु। स्थान क्या है चवर का? तो तालु में। ऋतु रसानम मूर्धा, कवर का उच्चारण स्थान मुंह है। क्लियर? ट, ख, ड, ठ, ड, इस तरह से कवर हुआ। तवर्ग में क्या होता है? ऋतुरसानम दंता, ये दांत से होता है। ता जब बोलोगे ना तो जीभ जाकर के दांत को मारेगा, तब आवाज निकलती है। तो थ, द, ध, सब में जाकर के जीभ जाएगा, दांत में मारता है, फिर आवाज बाहर निकलता है। ये दांत से इसका उच्चारण होता है दंता। पवर्ग, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ, ओठ कैसे है? प जब बोलेंगे बिना सटाए बोल ही नहीं सकते। ये दोनों ओठ सटते हैं, फिर आवाज निकलती है। प, फ, ब, भ, म, सबका उच्चारण स्थान है, इसलिए इसको ओष्ठ कहते हैं। ये प वर्ग है। तो ये 25 वर्ण ये आ गए। इसमें तुम्हारा व्यंजन में स्पर्श में, स्पर्श मतलब छूटा है कहीं ना कहीं अंग में। अंतस्थ, अंतस्थ में क्या होता है? हमारे अंदर ही अंदर आवाज रह जाती है। जैसे य बोलेंगे, आवाज हमारा अंदर ही अंदर रह जाता है। र, ल, व, ये सब अंदर अंदर रहता है, इसलिए इसको कहते हैं अंतस्थ। य, र, व। अब ये है उष्ण वर्ग। उष्ण का मतलब गर्म हवा बाहर निकलेगी। जैसे स, देखो आगे हाथ रखना, आवाज
और गर्म हवा निकलेगी। तलब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये सब में गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसको उष्णवन कहते हैं। और अयुग्म में क्या होता है, अनुस्वार और विसर्ग होता है। ये हो गया 2, तो देखो गिनो, ये 25 और ये 30, कितने हो गए? 46। अरे 3 और 3 कितने हो गए? 30 प्लस 33, 46, 46 और 2 ये हो गया, एक ये प्लस 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 48। ये अयोग्य भाग आते हैं, जहाँ जरूरत हुई अनुस्वार लग गया, जहाँ जरूरत लगी विसर्ग हो गया। अब